ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जीनियस आदमी थे। इतने जीनियस कि वो अकेले ही हज़ारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकते थे। जो चीज़ हम आम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E m=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक लॉ बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और एक नई खोज दी थी, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की काबिलियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास स्पेशल ब्रेन है, जो आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अलग ब्रेन है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पे रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1985 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो पोस्टमार्टम के लिए जो डॉक्टर आए थे उसने चुपके से आइंस्टाइन के ब्रेन को निकाल लिया। आइंस्टाइन का दिमाग चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने की उत्सुकता थी। कुछ दिनों बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता लगा तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उसी दिन से उस ब्रेन की लंबी जांच का सफ़र शुरू हुआ। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ सोचना ही था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि डॉक्टर हार्वे को प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धोना पड़ा और अपने पैथोलॉजिस्ट की डिग्री भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वे प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलिपीडिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फ़ोटोज़ ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने घर के बेसमेंट में छुपा दिया। डॉक्टर हार्वे उस ब्रेन की रिसर्च को लेकर इतना खो चुके थे कि इसको लेकर डॉक्टर हार्वे का अक्सर अपनी बीवी के साथ झगड़ा होता रहता था, और उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती रहती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा, लेकिन फिर भी डॉक्टर हार्वे का इस ब्रेन को लेकर पागलपन ख़त्म नहीं हो रहा था। और इसके बाद डॉक्टर हार्वे विचिता सिटी चले गए, जहाँ वो बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइज़र की नौकरी करने लगे, जहां वो अपने खाली टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन में स्टडी करने की खूब कोशिश करते थे। इसके बाद वो कई अलग अलग सिटीज़ में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च न कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका था और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इस ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी हो जाने के 30 सालों के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर लगातार दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने स्टडी पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पस कॉलोजम वाले हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर हमारा ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ़्ट ब्रेन हमारी बॉडी के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट साइड का ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड के हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ़्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूज़िकल स्किल्स को समझने की जिम्मेदारी होती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कॉलोजम का क्या काम है। वेल इमेजिन करें कि आप कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं या फिर मोबाइल पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ़्ट हैंड से मिस्टेक हुई तो आपने फ़ौरन अपना राइट हैंड का इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो लेफ़्ट ब्रेन ने फ़ौरन सिग्नल देकर राइट ब्रेन से वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उस हिस्से को कॉर्पस कॉलोजम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कॉलोजम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे।
कॉर्पस कॉलोजम का बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी अलग था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ही उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी अच्छा था। न्यूरॉन्स का अच्छा फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग के माध्यम से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का ब्रेन 1400 ग्राम का होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे कि पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए थे। जांच के बाद पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 सालों में बोलना शुरू कर देते हैं। और जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तो वो ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज़ करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल याद रखने में भी दिक्कत होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने में मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद रखने में। स्कूल के दिनों में वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल होते थे, लेकिन सिर्फ मैथ और साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें उनके नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तो एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक इनके पास भूल गए, जिससे हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन ने वो पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए। ना सिर्फ इतना, बल्कि 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी ही उम्र में वो यूनिवर्स के लॉ को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री और ह्यूमैनिटी में अहम रोल अदा करने की वजह से नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन को अमेरिका के म्यूटर म्यूजियम में माइक्रोस्कोपिक फीलिंग्स में प्रिजर्व करके रखा गया है।